हमेशा ये था कि यार कुछ बिजनेस ही करेंगे। और मैं अभी भी जाके फुटपाथ पे बैठ के चाय पीने में जो मजा आता है मुझे वो कहीं नहीं आता। जॉब जो है वो जॉब की तरह मैंने नहीं की। लेकिन अब क्या हुआ कि वो 20 मंजिला ऊपर नीचे आने का कोई लिफ्टे शिफ्टे थी नहीं, सीढ़ियों से जाना है आपको और दिन में 3-4 चक्कर लगने हैं। लेकिन देखिए जो बेसिक इंजीनियरिंग है ना वो तो कभी खत्म नहीं। मुझे शुरू से ही कहते थे कि यार तुम यहाँ बेसमेंट हो, तुम अपना काम करो, अपना काम करो, अपना काम करो। गाड़ी की डिग्गी में टाइपराइटर होते थे उस जमाने में, कंप्यूटर नहीं होते थे, और एक ब्रीफ केस होता था जिसमें लेटर हेड होते थे। मैं गलत नहीं हूँगा अगर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 50% जो नेटवर्क था मोबिलिंक का वो हम लोगों ने बनाया। अब्बास साहब, आपने इंजीनियरिंग किया एनईडी यूनिवर्सिटी से जी। और जब यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आपने जॉब किया या अपना काम शुरू किया? अगर जॉब किया या काम किया तो व्हाट वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग जिससे आपका सामना हुआ? उस वक्त किस टाइप की इंजीनियरिंग थी? आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में क्या देखी थी और बाहर प्रैक्टिकली आपको नज़र क्या आया? लिसन टू योर मेमोरीज। ओके। उससे पहले मैं थोड़ा सा जाऊंगा एनईडी में एडमिशन के हवाले से। 1977 में हमारा इंटर पास किया मैंने, और उसके बाद हम पहुंचे कि भाई इंजीनियरिंग करनी है। उस ज़माने में 2 ही ऑप्शंस होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती नहीं थी जैसे आजकल लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमेशा मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहा, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग से किया सब कुछ। तो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग एनईडी पहुंचे। तो मैं एक ग्रुप था हमारा जो कि कॉलेज से निकला था, और वहाँ जब गए तो वहाँ पर उस ज़माने में स्टूडेंट यूनियंस होती थी, अब तो आजकल ख़त्म कर दी उन्होंने। उस ज़माने में स्टूडेंट यूनियंस होती थी, उनके कैंप्स लगे होते थे। जैसे आप इलेक्शन में जाते हैं तो बाहर पार्टियों के कैंप लगे होते हैं, उस तरह ये होता था। तो एक कोई कैंप था, मुझे याद नहीं कौन सा, उसने आके पकड़ा हमें कि जी लाओ दिखाओ दिखाओ क्या है ये। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह 70% उस ज़माने में मार्क्स बहुत अच्छे समझे जाते थे। तो वो 70%, हाँ जी आओ ये फॉर्म भरो, ठक ठक ठक, मतलब आप यकीन माने कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फॉर्म सबमिट हो गया था। और ना उस ज़माने में कोई एडमिशन टेस्ट होते थे, कुछ भी नहीं होता था, बस वो आपके इंटर के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती थी आपके एडमिशन। तो हुआ कि जी किस टेक्नोलॉजी में लिया जाए, तो वो कहना जी सबसे हाईएस्ट जो है वो मैकेनिकल। अच्छा, उस ज़माने में थी भी 3 ही टेक्नोलॉजीज एनईडी में, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल सबसे हाई उस पर चलती थी, और अब भी मेरे ख्याल से कभी शायद हाई है। तो उस ज़माने में हमने कहा चलो जी मैकेनिकल है तो 70% पे हम क्वालिफाई करते हैं तो हम मैकेनिकल लेंगे। थोड़ा सा था भी, मेंटली भी मेरा थोड़ा सा मैकेनिकल वो था, तो एडमिशन हो गया जी। उसके बाद हमने जो मुश्किल हालात देखे एनईडी में उस ज़माने में, आपको पता है भुट्टो साहब के मामला हुए और सारे हुए। तो वो जो 4 साल का कोर्स था वो हमने 6 साल में बड़ी मुश्किलों से जाके कंप्लीट किया। तो 2 साल तो हमारी प्राइम जो एज है उसके वहाँ वेस्ट हो गए। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। 77 के साथ लेते हुए 82 में हमारे फाइनल एग्जाम्स हुए। 82 के आई थिंक जुलाई अगस्त में जाके किसी बार। उसके बाद आपको पता है एक हमारा प्रोजेक्ट का सिलसिला होता है वहाँ पर, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, और फिर वाई शायबा होते हैं। तो 82 में जैसे एग्जाम्स वगैरह ख़त्म हुए तो सब लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, मैंने भी अप्लाई कर दिया। तो एक HVAC कंपनी में भी अप्लाई किया मैंने। तो वहाँ से फ़ौरन ही कॉल आ गई, तो उस पर जाके फिर हमने जॉब शुरू की। तो उस ज़माने में यहाँ पर कराची में अवारी टावर्स बन रहा था। तो अवारी टावर्स की कंस्ट्रक्शन जो थी मैकेनिकल, वो ये कंपनी कर रही थी, और उसमें मेरी जॉब हुई। और पहले दिन से जो मैं जाके देखा तो देखा यार ये तो पढ़ा कुछ और है, यहाँ तो कुछ और है, हर चीज़ नई थी हमारे लिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में जो कोर्स होता था हमारा वो काफ़ी पुराना होता था, और जो टीचर्स होते थे उनमें भी चंद एक के अलावा बहुत सारे उनको फॉरेन एक्सपोजर या दुनिया का एक्सपोजर कह लें वो नहीं होता था। तो वो पुरानी पुरानी जो हमारी किताबें होती थी वही चल रही होती थी, वो 20 साल पुराना टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई जा रही है। बेसिस तो ऑफकोर्स इंजीनियरिंग का था वो, और वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मार्केट में प्रेवलेंट थी वो हम उससे कनेक्टेड नहीं थे। तो एवरीथिंग वाज अ सरप्राइज। जब मैं गया हूँ तो अच्छा जी ये होता है, ये होता है, किस तरह से होता है, क्या होता है। तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला। अच्छा, कुछ दिमाग हमेशा ऐसे, और मेरी फैमिली भी माशाल्लाह बिजनेस फैमिली है, तो हमेशा ये था कि यार कुछ बिजनेस ही करेंगे अपना। जॉब जो है वो जॉब की तरह मैंने नहीं की, उसको सीखने की तरह की। और उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, चीज़ें नहीं होती थी।
लेकिन सुबह चले गए और रात को चले आ रहे हैं वहाँ से, सारा कुछ करते कराते। और भी बड़ी मज़े की उसमें मेरे पास मेमोरीज हैं। हमारे एक जो मैं जिनको उस्ताद कहता हूँ अपना, वो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उस कंपनी की तरफ से, उनका नाम था फारूक अली खान, उनका इंतकाल हो गया। तो वो डिप्लोमा होल्डर थे खुद, लेकिन मैं बीइंग ए ग्रेजुएट इंजीनियर, तो मेरा एक बड़ा डिफिकल्ट सा रोल था वहाँ पर। ओके, ठीक है ना, मेरे बॉसेस सारे डिप्लोमा होल्डर्स थे, बट वेरी अमेजिंग पीपल विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिन्होंने मुझे सिखाया, सब कुछ किया। लेकिन जो कारीगर और टेक्नीशियंस थे वो मुझे थोड़ा सा बाबू ही समझते थे। ठीक है ना, वो यूनिवर्सिटी फुल इंजीनियर कहते थे। हाँ, वो तो आपको बाबू तो होना था। लेकिन मैं मिजाजन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी बाबू नहीं हुआ। तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, और मैं अभी भी जाके फुटपाथ पे बैठ के चाय पीने में जो मजा आता है मुझे वो कहीं नहीं आता। उस जमाने में जो मेरी ड्यूटी लगी वो 20वें फ्लोर पे, उसकी छत पे एक कूलिंग टावर असेंबल हो रहा था। तो उस पे मेरी ड्यूटी लगा दी गई, जॉब है इसको देखो असेंबली के। उसके साथ साथ जब मैं नीचे आता था तो मुझे ड्राइंग्स भी दी गई, और पढ़ो सीखो, बहुत सिखाया गया, सब कुछ हुआ। वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन अब क्या हुआ कि वो 20 मंजिला ऊपर नीचे आने का कोई लिफ्टे शिफ्टे थी नहीं, सीढ़ियों से जाना है आपको, और दिन में 3-4 चक्कर लगने हैं। तो अब कैसे करे बंदा, क्या करे? तो एक बड़ी परेशानी थी। लेकिन अल्लाह ताला को उसी में मुझे बहुत कुछ सिखाना था। इसी कि आप एक साथ 3-4 मंजिलें चढ़ जाएंगे, इससे ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो तीसरे चौथे मंजिल पे जाके मैं रुकता था। वहाँ जो भी काम वाम हो रहा है, उनके कारीगर को पकड़ा, टेक्नीशियन को पकड़ा, हाँ भाई बताओ कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसको चाय मंगाई, चलो भाई चाय पियो। वो आधा घंटा उसके साथ मैंने बैठ के कुछ सीखा, फिर आगे गए कि हाँ कि वेल्डिंग किस तरह होती है, किस नंबर का रॉड लगता है, किस पाइप पे कितनी थिकनेस है, किस तरह से, या गैस वेल्डिंग होनी है, या डक्ट फैब्रिकेट हो रही है, या इंसुलेशन होनी है, जितनी भी। अच्छा, चूंकि होटल था तो होटल में हर तरह की सर्विस होती है। उसमें स्टीम भी होगी, उसमें चिल वाटर भी, हॉट वाटर भी, लॉन्ड्री भी, एवरीथिंग। तो उसमें इतना वाइड एक्सपोजर मिला मुझे कि मैंने बहुत कुछ बहुत जल्दी वहाँ से सीखा। और मेरे शायद बॉसेस ने भी यही देखा, उन्होंने 6-8 महीने के अंदर ही मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 बन रहा था उस ज़माने में, और ज़िया उल हक साहब का ज़माना था। तो वो टर्मिनल 2 बहुत ही वॉर फुटिंग पे बन रहा था, रात दिन काम हो रहा है वहाँ पर। और आपको पता है वो जो प्रोजेक्ट इस तरह का था, तो वहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई बड़ा बंदा जो है वो चला आ रहा है। तो उसको प्रेशर फेस करना जो है वो मुझे वहाँ जाकर सीखा मैंने। और आप यकीन मानेंगे कि मैं 2-2, 3-3 दिन घर नहीं आया हूँ वहाँ से, साइड से। ठीक है ना, वहीं मैं सो जाता था, वहीं उठता था, वहीं काम करता था। मेरे पेरेंट्स घर से आ जाते थे ढूंढते हुए कि बंदा किधर है, भाई क्या होता है। लेकिन वो इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि आज भी मैं सोचता हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है उन दिनों को सोच के। लेकिन मैं एक कथकलामी कि जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के प्रैक्टिकल फील्ड में आता है, तो इसका मतलब है कि आज तक ये बहस जारी है, तो शायद आपसे पहले भी हो, कि थ्योरी और प्रैक्टिस का जो फर्क है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि यार यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह चीज़ें नहीं हैं, या एक कंसेप्ट तो दिया जाता है, लेकिन जब फील्ड में जाता है तो इंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो पुराने फिर आपसे ये आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। अच्छा, उस वक्त का पूरा ये था कि आप यूनिवर्सिटी से निकले, बहुत सारे लोग आपको मिले फील्ड में, जिससे आपने बहुत सारा सीखा। आपकी बिजनेस वाली साइड पे मैं बाद में आऊँ, लेकिन ये है कि आज की इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत डिफरेंट हो गई, बहुत सारी न्यूअर टेक्नोलॉजीज आ गई है। तो एक कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बड़ा स्टार्क डिफरेंस क्या नजर आता है? जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो मेरा दिल चाहता है मैं दोबारा से एडमिशन ले लूं। यकीन माने, जो मैं देखता हूँ कि क्या अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के पास, तो मैं सोचता हूँ मैं दोबारा जाऊँ यार, मैं दोबारा से जाऊँ, वो सारी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करूँ। प्लस जो सबसे मेजर डिफरेंस हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कि हमारे यहाँ के बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बाहर गए हैं मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, और वहाँ से वो वापस आए हैं और अब पढ़ा रहे हैं। आप यकीन माने, मेरे ज़माने में 77 से लेके 82 तक तकरीबन हमारा जो डिपार्टमेंट था मैकेनिकल, उसमें 3 या 4 गिने चुने पीएचडीज होते थे। इस वक्त मेरे ख्याल से 25 से 30 पीएचडी एक डिपार्टमेंट में है वहाँ पर। तो वो जो एक्सपोजर उनका है, कोई न्यूजीलैंड से करके आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई अमेरिका से, कोई यूके से,
वो जब वापस आते हैं ना तो उनका माइंड बड़ा खुला हुआ है और वो हर चीज़ को नए तरीके से करने को बच्चों को भी इनकरेज करते हैं और ख़ुद भी शौक से काम करते हैं। अब जो मैं एनर्जी देखता हूँ बच्चों में वो अलग, लेकिन टीचर्स की जो एनर्जी है ना दैट इज़ अमेजिंग अमेजिंग। और मैं आपको बताऊं कि मैं शुरू से जब से निकला हूँ एनईडी से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। मैंने हमेशा उनसे यही कहा जो आप बात कर रहे हैं कि यार यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड रखो। तो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिएजॉन का मैं एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ जिसको आप कहेंगे। और मैं एनईडी की बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ में उन्होंने मुझे डाला इन दी एंड कि भाई ठीक है आप इसको करें। मैं और एक कमेटी में हूँ जो कि कमर्शलाइजेशन की कमेटी है, मैं एडवाइजरी बोर्ड में हूँ उनके, मैं सेनेट में भी काम कर चुका हूँ एनईडी के। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एनईडियन एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं उस हवाले से हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी और फैकल्टी को भी कनेक्टेड रखें इंडस्ट्री के साथ। अभी सरोज लोधी साहब जब अब तो रिटायर हो गए वो वहाँ से वाइस चांसलर के तौर पे, लेकिन उन्होंने जाते हुए एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। बच्चे तो हमारे पास एनईडी से आते ही हैं इंटर्नशिप्स के लिए, वो महीने भर के लिए आ जाते हैं, समर वेकेशन में आके एक्सपीरियंस लेते हैं। इन्होंने ये किया कि हमारे साथ कहने पर कि इन्होंने फैकल्टी को भी कहा कि इंटर्नशिप करो जाके, ठीक है ना, ताकि फैकल्टी को पता हो कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो इन लाइन है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से या नहीं है, वर्क प्लेस पे किस तरह है। तो अब ये हो रहा है कि एनईडी पे करती है उनको, सैलरी वो देती है, लेकिन वो प्लेस किए जाते हैं इंडस्ट्री में और वो महीने के लिए 1.5 महीने के लिए जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं करें, फिर अगले साल फिर शौक से आते हैं या फिर कोई एक इंडस्ट्री में जाते हैं, फिर दूसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, ताकि वो एक्सपोजर का बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा, फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग एजुकेशन, क्योंकि अब जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज आई हैं, आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इंजीनियरिंग एट द मोमेंट, राइट? फ्यूचर क्या है, कभी आप सोचते होंगे, सवाल आपके पास भी आया होगा। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और खासतौर चूंकि मैं एनईडी से कनेक्टेड हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ लेक्चर भी करता हूँ, तो बच्चे भी सवाल करते हैं मुझसे कि क्या है। लेकिन देखिए जो बेसिक इंजीनियरिंग है ना वो तो कभी ख़त्म नहीं होनी। सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब चीज़ें तो है ही हैं। कोई भी चीज़ बन जाए, आप चाहे आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक कार्स पे चले जाओ, फिर भी वो मैकेनिकल सिस्टम तो है ना उसका अपनी जगह। गाड़ी बनेगी, उसकी बॉडी बनेगी, उसके ब्रेक्स बनेंगे, उसके ट्रांसमिशन बनेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। तो इंजीनियरिंग कहीं नहीं जा रही, ठीक है ना। हाँ, उसकी डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट उसमें प्रोग्रेस हो रही है, उसके अंदर से फर्दर सब डिविजन या सब डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल है। लेकिन इंजीनियरिंग का फ्यूचर आई डोंट थिंक कि कहीं जा रहा है। अभी भी इंजीनियरिंग की डिमांड वैसे ही है, मैनेजमेंट वगैरह भी है अपनी जगह, वो न्यूअर टेक्नोलॉजीज है, लेकिन इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट की डिग्री लेके लोग जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, बिकॉज उनको फील्ड का और सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग अभी भी वैसे ही है जिस तरह डॉक्टरी का है, मतलब डॉक्टर्स कहीं नहीं जा रहे, इंजीनियर्स कहीं नहीं जा रहे, इनका फ्यूचर वैसे ही है। और अब जिस तरह की शिफ्ट आने वाली है, और मैं तो समझता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उनमें भी बहुत बड़ा है कि इंशाल्लाह आप नज़र आएगा, एक प्रोग्रेस नज़र आएगी। और जितनी हम पहले चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते थे उसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे, और उसके लिए हमें लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको करना ही करना है, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है। और उसमें ज़ाहिर है फिर इंजीनियर्स की खपत जो है वो अनलिमिटेड है। मैं तो बल्कि जब जाता हूँ एनईडी में लेक्चर करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई इंजीनियर बनने के बाद जॉब ही पे ना जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आइए, अपने अपने काम करें, छोटा काम करो। मैं भी एक तरह से इसी तरह शुरू हुआ था, कोई नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तरक्की देता है और अपनी जो एफर्ट होती है। तो 1982 से जब मैंने जॉब शुरू की तो 2 साल मैंने जॉब की 1984 तक। और उस ज़माने में भी जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उस कंपनी में एक बड़े एजेड उनके एम्प्लॉई थे जो कि मुझे शुरू से कहते थे कि यार तुम यहाँ बेसफिट हो, तुम अपना काम करो, अपना काम करो, अपना काम करो। आप हैरान होंगे, जो मेरी इस कंपनी का नाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी उन्होंने रखा, ठीक है ना। तो मैं उनके बड़ी इज्जत करता हूँ और अल्लाह ताला उनको खलीफा रहमत करे। लेकिन उन्होंने ही मुझे उकसाया शुरू में कि भाई आप करो, था तो मेरे अंदर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जल्दी करो जल्दी करो। तो इस तरह 2 साल में ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस शुरू कर लिया 1984 के अगस्त में। और अल्हम्दुलिल्लाह 1984 से लेके अब 2026 में हम आ गए हैं, तो 42 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक छोटी सी कंपनी जो मैंने लिटरली गाड़ी की डिग्गी से शुरू की थी,
ठीक है ना। तो गाड़ी की डिग्गी में टाइपराइटर होते थे, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं होते थे, ना लैपटॉप होते थे, तो टाइपराइटर होता था और एक ब्रीफ केस होता था जिसमें लेटर हेड होते थे हमारे। और जहाँ भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता था वहीं जाके एक डेस्क पे मैं बैठता था और वहीं से अपना ऑफिस का काम वाम कर करा लेता था, इसलिए कि ऑफिस करने के पैसे नहीं थे सिंपली उस जमाने में। तो वहाँ से शुरुआत हुई 1984 से। उस वक्त हमने सिर्फ HVAC का काम शुरू किया, लेकिन फिर 2-3 साल के बाद जब कुछ प्रोजेक्ट्स मिले तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक पैकेज जो बनता है मैकेनिकल का पूरा, वो HVAC, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग का बनता है। तो फिर हमने उसको एक्सपैंड करके प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग भी किया। और फिर कोई 3 साल बाद एक पार्टनर मेरे शोएब साहब हैं, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आए मेरे साथ। और उसके 1 साल बाद महमूद अहमद साहब जो हमारे क्लास फेलो हैं इस कॉलेज से भी और यूनिवर्सिटी से भी, हमने साथ ही इंजीनियरिंग की। तो वो एक जगह जॉब कर रहे थे, उनसे भी मैंने कहा छोड़ के आ जाओ यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अब तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं हमारे साथ। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नजर तो ये किया हमने। उसके बाद हमारे भी फैमिली बिजनेसेस भी थे। वाले साहब ने मुझे उसमें भी लगाया। हमारा एक पेट्रोल पंप था। CNG जब शुरू हुआ पाकिस्तान में तो हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट थे कराची में जिन्होंने 1999 में हमने पहला अपना CNG स्टेशन लगाया स्टार गेट के बिल्कुल सामने। उसका नाम था CNG 2000, ठीक है ना। तो हमने पहली दफ़ा अपने यहाँ ट्रेनिंग शुरू की कि किस तरह से गाड़ियों में किट लगेगी। फिलिंग स्टेशन तो 2-3 उससे पहले भी थे उस जमाने, लेकिन कन्वर्जन का जो था वो एक ही हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का काला पुल के पास एक स्टेशन था जहाँ पर कि वो किट्स इंस्टॉल होती थी। और आप यकीन माने उस जमाने 4-4 महीने की लाइन लगती थी कि आपको 4 महीने बाद आएंगे, आप पैसे जमा करा दो, 4 महीने बाद आना किट लगाने के लिए। तो मैं इसके लिए बाकायदा न्यूजीलैंड गया और इटली गया, अर्जेंटीना गया, वहाँ से जाके सारी इसकी ट्रेनिंग की। फिर हम आए, अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन किया और फिर हमने दूसरे लोगों को भी इनवाइट किया जो कि बाद में खुद करने वाले बने कि आके यहाँ ट्रेनिंग लो। तो वो एक हमारा CNG स्टेशन था, फिर एक हमने फिटलबी एरिया में किया, फिर एक और हमने नॉर्थ नाज़िमाबाद में किया। उसके बाद हमारे 2 बैंक्वेट हॉल्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हैं। मेरा छोटा भाई है वो भी हमारे साथ है। उसके साथ साथ हमारा टेलीकम्युनिकेशन से भी बहुत ज़बरदस्त काम हमने किया ओवर द ईयर्स। जिस ज़माने में मोबिलिंक आ रहा था पाकिस्तान में और एस्कॉम जब इसको लेके आया इजिप्शियन कंपनी, उस ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है मोबिलिंक के। और पूरे पाकिस्तान में सेंट्रल से लेके बहुत रिमोट एरियाज़ में भी, बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज़ में, सिंध के रिमोट एरियाज़ में, पंजाब में, फ्रंटियर में। मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 50% जो नेटवर्क था मोबिलिंक का वो हम लोगों ने बनाया। उसमें टावर्स की इरेक्शन, उनके बेस ट्रांसीवर स्टेशन जिसको BTS कहते हैं, उसका सारा काम तो बहुत सारा हम लोग का। अभी भी हम लोग उनके साथ सेकंड एंड थर्ड उसकी मेंटेनेंस की जो है वो हम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा कुछ हुआ। उसके साथ NEDN एसोसिएशन का हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा रहा। NED यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी सारा ताल्लुक़ है, बहुत इज़्ज़त करते हैं वो लोग सारा। और एक वहाँ पर उन्होंने पूरा बोर्ड रूम मेरे नाम से डेडिकेट कर दिया है। तो वो ऐसी इज़्ज़त है कि जो कि अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता भी नहीं था, जब हो गया तैयार तो उन्होंने कहा जी आज आए जी इसको इनाग्रेट करना है। मैंने किस चीज़ को इनाग्रेट करना है? कहा जी आपके नाम से हमने बोर्ड रूम कर दिया है। और उन्होंने बाकायदा सिंडिकेट से उसकी परमिशन ले हुए के सारा कुछ किया। तो मुझे तो NED जाते हुए भी बड़ा मज़ा आता है, पुरानी यादें होती हैं, नॉस्टैल्जिया है। उन्हीं बेंचेस पे बैठते थे, उन्हीं कोर्टयार्ड्स में बैठ के हम लोग पढ़ाई लिखाई वाइवा की तैयारियाँ करते थे, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। और NED भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 3 मैंने जैसे आपको बताया हमारी डिसिप्लिन थी, इस वक्त 22 डिसिप्लिन है माशाल्लाह। तो बहुत ग्रो किया है NED ने भी। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से और हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी, हमारे मुल्क को भी आगे बढ़ाए। थैंक यू सर।